सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि। इस सप्ताह की जय भीम बुलेटिन खबरों की तरफ हम बढ़ते हैं। मणिपुर हिंसाग्रस्त एरिया में पिछले सप्ताह विरोधी पार्टियों का एक शिष्टमंडल गया था। वहां के भयग्रस्त, उद्ध्वस्त, मानवीय मूल्य ध्वस्त होते विभिन्न क्षेत्रों को देखकर पीड़ाग्रस्त, अत्याचारग्रस्त लोगों को सांत्वना देते शिष्टमंडल ने कहा, वांशिक हिंसा से देश की प्रतिमा मलिन होती है। सभी पार्टियों ने हिंसाचार रोकने के प्रयास करके शांतता प्रस्तापित करने में प्रयत्न करना चाहिए। माननीय चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने मणिपुर त्रासदी पर कहा, मणिपुर में जो हो रहा है वह भयंकर है। देश के अन्य भागों में ऐसी घटनाएं होती है, ऐसे कहने का समर्थन नहीं हो सकता। कायदा, सुव्यवस्था और घटनात्मक यंत्रणाएं पूरी तरह ढहकर पुलिस द्वारा चल रहे तपासों में शैथिल्य, बेपरवाही दिखती है। 4 अगस्त शुक्रवार को इंडिया रिजर्व बटालियन शस्त्रागार में के 298 राइफल्स, कुछ स्वयं राइफल्स, एलएमजी ग्रेनेड्स और 19,000 राउंड लोगों के द्वारा वहां लूटे गए। केंद्र तथा राज्य सरकार के नियंत्रण के बाहर का यह प्रदेश हो गया है। दोनों सरकारें असहाय दिखती है। वहां जल्द से जल्द शांति प्रस्तापित हो, ऐसी केवल उम्मीद की जा सकती है। नूह, हरियाणा में शोभा यात्रा के बवाल पर जातीय हिंसाचार हुआ, जिसमें 5 लोगों की शहादत हुई। कई लोग पलायन पर मजबूर हुए। इस घटना की दखल अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने ली। न्यूयॉर्क टाइम्स में हिंदू राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा शासित भारत में तेजी से बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा टाइटल से एक आर्टिकल छापा। तो डॉन के मुताबिक अगली लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ऐसी वारदातें हो रही है। इस घटना पर और भी कई अंतरराष्ट्रीय अखबारों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसी सांप्रदायिक घटना देश के विभिन्न राज्यों में खासकर दलित, आदिवासी भाई बहनों पर होती जुल्म के वारदातें, इनसे देश की छवि धूमिल हो रही है। जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस में आरपीएफ जवान चेतन सिंह ने हिंदुस्तान में रहना होगा तो कुछ नेताओं के नाम लेकर नारे लगाए और नफरत, घृणा के चलते गोलियां दागी, जिससे 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें के 3 विशिष्ट एक संप्रदाय के थे और एक उन्हीं के डिपार्टमेंट का अधिकारी था। इस जवान को अपनी पिता की उपरांत अनुकंपा तत्व पर मुंबई रेलवे में नौकरी मिली थी। यानी कानूनी संरक्षण के दायरे में जिसने नौकरी पाई, उसी ने कानून की धज्जियां उड़ाकर जाने ली। नौकरियों का अधिकार क्या उसे नेताजी ने बहाल किया था या कानून ने, संविधान ने? यह समझ समृद्ध होना आज की खासम खास जरूरत है। जुलाई में हमारा जीएसटी कलेक्शन 1.65 लाख करोड़ पर गया। 8 पायाभूत क्षेत्र भी 8.2% गति से बढ़े, जो 5 महीनों का उच्चांक था। पर दूसरी तरफ कमरतोड़ महंगाई की मार आम नागरिकों को झेलनी पड़ रही है। सब्जी, दालें, मसाले, खाने का तेल, ईंधन सभी महंगे हैं, जिसकी मार देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से पड़ रही है। पर देश में अमीरों की तुलना में गरीब कई गुना ज्यादा है, जिनके उपभोग के चलते जीएसटी बढ़ता है। यानी जीएसटी बढ़ने में गरीब अपना महत्तम योगदान देता है, पर महंगी चीजों की मार गरीब पर ही ज्यादातर पड़ती है। विश्व की जनसंख्या में की 17.5% जनसंख्या भारत में है। विश्व की 2.4% भूमि भारत में है और भारत का जीडीपी है 3.4 लाख करोड़ रुपए। 71% लोग यानी 57 करोड़ जनता को प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन डी वाला यानी पोषण आहार वाला खाना नसीब नहीं होता।
देश की 61% आबादी यानी 80 करोड़ जनता अन्न के लिए सरकार पर निर्भर रहती है। 70% यानी 98 करोड़ जनता को ठीक से आरोग्य सुविधा नहीं मिलती। विश्व की ट्रेड में हमारा योगदान है केवल 1.83%। विश्व के टॉप 100 विद्यापीठों में हमारा एक भी विद्यापीठ नहीं है। विश्व के टॉप प्रदूषित 10 शहरों में भारत के कुछ शहर आते हैं। WHO के सर्वे अनुसार विश्व में जितनी डुप्लीकेट दवाएं बनती है उनमें की 35% भारत से दवाएं निर्मित होती है। विगत 3 सालों से 13,13,000 स्त्रियां गुमशुदा हुई है, यानी औसतन हर रोज 1199। क्या यह अच्छी बात है? 2023-24 आर्थिक वर्ष में केंद्र सरकार ने 17.8 लाख करोड़ रुपए वित्तीय टूट का लक्ष्य निर्धारित किया था। सरकारी आय से सरकारी खर्चा ज्यादा होना इसे वित्तीय टूट कहते हैं। केंद्र की इस आर्थिक वर्ष की पहले ही तिमाही में वित्तीय टूट 25.3% को छू गई। अब और 3 तिमाहियां बाकी है। इससे अंदाजा होता है कि वित्तीय टूट निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा होगी और इस बढ़ते खर्च को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार को फिर से कर्जा निकालने की जरूरत होगी। अपने भीतर के अभिनव कला कौशल्य, अफाट निरीक्षण शक्ति, अचाट कल्पना शक्ति के बलबूते पर कोई भी रचना वह हुबहूब बनाते थे, तैयार करते थे। लगान, जोधा अकबर, स्वदेश, देवदास, पानीपत ऐसे बड़े बड़े चित्रपटों में भव्य दिव्य सेट उन्होंने खड़े किए थे। ऐसे अलौकिक सामर्थ्य के धनी सुविख्यात कला निर्देशक नितिन जी देसाई जी ने अपने ही स्टूडियो जेडी में आत्महत्या की है। आत्महत्या के पूर्व उनके द्वारा टैप की गई ऑडियो रिकॉर्ड से पता चलता है कि उन पर 250 करोड़ रुपए का कर्जा था और वसूली के लिए CEL के मालिक उन्हें काफी परेशान कर रहे थे। उनके स्टूडियो को मिलने वाले कामों को भी यह लोग रोक रहे थे, जिसके कारण भारी मनस्ताप के चलते उन्हें यह कठोर निर्णय लेना पड़ा। भारतीय सिनेमा जगत का एक बेहतरीन अलौकिक होनहार कला निर्देशक हमने कुछ लालची शाहूकारों के वहशियत के कारण खो दिया है। मराठी के जाने माने निसर्ग कवि नाधो महानोर भी उम्र की तकाजे के चलते हमसे चल बसे। मराठी चित्रपटों को उन्होंने कई अजरामर गीत दिए। जैत रे जैत मराठी सिनेमा का गीत, चिंब पावसान रान झालं आबादानी, यह गीत बारिश होने पर निसर्ग कैसा सबको जीवित करता है, सब में कैसा प्राण फूंकता है, कैसे समृद्धि, ख्याली, खुशहाली, आनंद बिखरता है, आबादानी लाता है, इसका श्रेष्ठतम उदाहरण है। भारत विश्व का सबसे बड़ा बिगर बासमती चावल का निर्यात करने वाला देश है। विश्व के चावल निर्यात में हमारा 40% हिस्सा है। पिछले वर्ष 2022-23 को पूरे विश्व में 5.5 करोड़ टन चावल का व्यवहार हुआ था, जिनमें का 2.22 करोड़ टन का व्यवहार अकेले भारत का था। हमारे पास 4 करोड़ टन चावल गोदामों में पड़ा है और अगले साल की फसल आना बाकी है, जिससे यह मात्रा और बढ़ेगी। पर हमने चावल निर्यात पर रोक लगाई है। इससे विश्व में चावल संकट की सुगबुगाहट के डर से कई देशों के नागरिक चावल का स्टॉक घरों में कर रहे हैं, जिनके चलते चावल के दामों में तेजी आ रही है। तो दूसरी तरफ अफ्रीकन कंट्री जैसे गरीब देशों में पर्याप्त मात्रा में चावल न मिलने के कारण उन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी खबर कुछ अखबारों ने छापी थी। चावल निर्यात बंदी से बढ़ती चावल की कीमतों का फायदा भारत के आम किसानों को निर्यात बंदी के कारण नहीं मिलेगा, यह भी सत्य है।
ईडी ने 5,900 प्रकरणों में देश के विभिन्न, खास तौर पर विपक्ष के समर्थक नेता तथा नागरिकों पर छापे मारे, जिनमें के 1142 केसेस में अपना तपास ईडी ने पूरा कर चार्जशीट फाइल की, जिनमें के 25 प्रकरण यानी 0.4% प्रकरण उसने निकाले हैं। इतना अल्प रेशो होने पर भी ईडी के प्रकोप से कुछ संदेहास्पद लोग विशिष्ट पार्टी में जाके शामिल होते हैं और खुद को वह पाक साफ करते हैं। वह खास पार्टी भी इन ईडी ग्रस्त धारकों को खुशी से अपने पार्टी में मिलाती है और उनको क्लीन स्वीप देती है। ऐसे आरोप भी इस सप्ताह की खबरों में छाए रहे। ब्रह्मोस, पृथ्वी, अग्नि क्षेपणास्त्रों की महत्वपूर्ण जानकारियां डीआरडीओ के संचालक कुरुलकर ने अपने सोशल मीडिया प्रेमिका पाकिस्तानी हेर झारा दासगुप्ता को साझा की थी, पर अभी तक क्यों नहीं जड़ा गया उन पर देशद्रोह का मुकदमा, जबकि हल्के से हल्के मामले में देशद्रोह का मुकदमा जड़ने वाली सरकार क्यों हो रही है कुरुलकर पर मेहरबान विपक्ष का इल्जाम। फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी अपनी इकाई लगाएगी कर्नाटका में। एनआईआईएफ सार्वजनिक उद्यम से मिला केंद्र को 8,665 करोड़ रुपए का लाभांश। स्टेट बैंक का मुनाफा बढ़ा। लैपटॉप पर निर्बंध लगाने वाला फैसला सरकार ने कुछ समय के लिए टाला। समृद्धि महामार्ग महाराष्ट्र में हुआ फिर से हादसा, जिसमें 20 मजदूरों को गई जान। 31 अगस्त 1 सितंबर इन 2 दिनों में होगी इंडिया की मुंबई महाराष्ट्र में अगली बैठक। इस सप्ताह की ध्यानाकर्षक खबरें थी। अब पूर्ण रूप खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। माननीय राहुल गांधी जी की 2 साल की सजा पर माननीय जस्टिस भूषण जी गवई की खंडपीठ द्वारा स्टे दिया गया। इस पर फैसला सुनाते माननीय जस्टिस गवई जी ने कहा, यह किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने माननीय राहुल जी को संसद पहुंचाया है उनके अधिकारों का हनन है। आगे उन्होंने कहा, 2 साल की कैद की सजा देने का कोई पर्याप्त कारण निचली अदालतों के माननीय न्यायमूर्ति जी ने नहीं दिया है। इस कारण हम इस सजा पर स्टे देते हैं। इस पर ट्वीट करते हुए माननीय प्रियंका गांधी जी ने लिखा, गौतम बुद्ध ने बताया है कि 3 चीजें सूर्य, चंद्रमा और सत्य ज्यादा दिनों तक छिपाए नहीं रखे जा सकते। 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप एनसीपी पार्टी पर जड़ने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी अगर 10 दिनों में एनसीपी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते तो जग जाहिर तरीके से माननीय शरद पवार से माननीय प्रधानमंत्री जी माफी मांगेंगे क्या? ऐसा सवाल एडवोकेट प्रकाश जी अंबेडकर जी ने दागा है। जस्टिस रोहित देव जी ने भरी अदालत में अपना इस्तीफा दिया है। अपने आत्मसम्मान को तार-तार अपने आत्मसम्मान को तार-तार होते मैं नहीं देख सकता, ऐसी बात उन्होंने रखी। आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज है जो हमें जीने का उच्चतम मूल्य प्रदान करती है। इसी आत्मसम्मान को संजोए हमारी आपकी सभी की विशाल संगीति यानी नागपुर महाराष्ट्र के नागभूमि परिसर में होने वाली समन संघ की विशाल संगति का समय दस्तक दे रहा है। 12 से 15 अगस्त के बीच यह संगति होगी, जिनमें आप सभी का मैं तहे दिल से इंतजार कर रहा हूं। संगति में आप जरूर आए, इसको पूर्णता सफल बनाए, अपने अधिकार, हक और न्याय की लड़ाई को बुलंद करे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम बुलेटिन को विराम देता हूं। सभी के सहकार्य के लिए धन्यवाद। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि। आपका नम्र आशीष धर्मदर्शी, समर संघ, यवतमाल, महाराष्ट्र।